नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं लेकर कार्यक्रम ज्योतिष जिज्ञासा। एक ऐसा कार्यक्रम जहां मैं आपकी जन्म कुंडली से संबंधित प्रश्नों का जवाब देता हूं, उन जिज्ञासाओं की शांति करता हूं जो नित्य निरंतर आपके मन में उत्पन्न होते रहते हैं। तो चलिए बिना विलंब किए चलते हैं उन प्रश्नों की ओर। पहली जिज्ञासा है श्रवण गुप्ता जी की। इन्होंने पूछा है किस कुंडली को श्रेष्ठ कुंडली कहा जाएगा। श्रवण गुप्ता जी, हर कुंडली अपने आप में श्रेष्ठ है। परमात्मा ने इस धरा पर जिसको भी भेजा है किसी न किसी उद्देश्य से भेजा है। हां, यह जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ शिखर पर ही हो, और अगर हर व्यक्ति शिखर पर ही हो जाए तो फिर शिखर का महत्व समाप्त हो जाएगा। शिखर का महत्व ही इसीलिए है कि कुछ नीचे हैं, कुछ बीच में हैं और कुछ शिखर पर हैं। तो जो जहां है उसका अपना महत्व है। जो शिखर पर हैं, ऐसा नहीं है कि उनकी कुंडली में कोई भाव बढ़ जाते हैं, ग्रह अधिक होते हैं। उनकी भी कुंडली में नवग्रह और 12 भाव ही होते हैं। हमें नहीं पता भगवान राम के जन्म का काल समय क्या रहा होगा, लेकिन ऋषियों के द्वारा बताया भगवान राम का जो समय है, जो जन्म कुंडली उनकी बनती है, वो एक अद्भुत ग्रह स्थिति वो बनाई ही शायद ऐसी गई होगी कि तब परमात्मा का जन्म हो रहा था। आप अगर राम जी की जन्म कुंडली का अध्ययन करेंगे तो वहां पर 4 ग्रह उच्च के हैं, कुछ ग्रह स्वराशि मित्र राशि में हैं, यानी सभी ग्रह अपने आप में अभूतपूर्व स्थिति में हैं। और इसके बाद आपने राम जी की जिंदगी को देखा ही है, जीवनी पढ़ा ही है, उनके जीवन में कैसा रहा। लेकिन क्या राम जी आपके लिए कभी पूज्य और भगवान होते अगर वो इस तरह का संघर्ष नहीं करते? क्या आप उनके जीवन को याद रखते कभी? आप भगवान राम की जीवनी को इसलिए याद रखते हैं क्योंकि भगवान राम के जीवन में कहीं शांति आपने नहीं देखी होगी, भगवान कृष्ण के जीवन में कहीं शांति आपने नहीं देखी होगी। वो नित्य निरंतर संघर्ष करते आपको दिखाई पड़े होंगे। ये उनका संघर्ष ही उन्हें भगवान बनाता है। तो आपने पूछा श्रेष्ठ कुंडली कौन सी है। एक सामान्य आप किसी भी कुंडली को उठाइए, वही कुंडली श्रेष्ठ है। मैंने जैसा कहा, जो हमारे प्रारब्ध में है, जो हमारे भाग्य में है। आपने ये कहानी तो सुनी ही होगी, बात तो सुनी ही होगी कि जो भाग्य में है वो भाग के आएगा, तो बस वो भाग के आएगा। हां, हमारे हाथ में एक ही चीज है, पुरुषार्थ करना, कर्म करना। वो हमें करना होगा, निसंदेह हमें हमारे हिस्से का, हमारे भाग्य का प्राप्त हो जाएगा। और फिर भी अगर आप पूछते हैं कि श्रेष्ठ कुंडली कौन सी है, तो वो कुंडली श्रेष्ठ है जिसमें लग्नेश मजबूत स्थिति में है, भाग्येश अच्छी स्थिति में बैठे हैं, भाग्यकारक देवगुरु बृहस्पति बहुत अच्छी स्थिति में बैठे हैं, जातक की कुंडली में धनेश और लाभेश की स्थिति बहुत अच्छी है, आयु जातक की बहुत अच्छी है, वो कुंडली श्रेष्ठ है। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, हर कुंडली श्रेष्ठ है, एक आम और एक खास। ये हमने तय किया है कि एक रिक्शा चलाने वाला आम हो गया और एक धन्ना सेठ खास हो गए। याद रखिए कि धन्ना सेठ का महत्व ही तब है जब रिक्शा चलाने वाला है। अगर रिक्शा चलाने वाला सब खत्म हो जाए, सभी के सभी धन्ना सेठ हो जाए, तो धन्ना सेठ का महत्व समाप्त, फिर रिक्शा चलाने वाले का महत्व हो जाएगा, फिर रिक्शा चलाने वाले का महत्व हो जाएगा। अगर सोच के देखिए, कोयले में से हीरा मिलता है और वो हीरा बेहद महंगा होता है, लेकिन अगर हीरे में से कोयला मिल रहा होता तो वो कोयला ही सर्वश्रेष्ठ होता। लोग उसे अपने तिजोरी में छुपा करके रखते, उसकी अंगूठी बना करके पहनते। यानी फर्क नहीं पड़ता कि कोयला या हीरा। आप अगर ध्यान से देखें तो महत्व तो हीरे से कहीं ज्यादा कोयले का है। कोयला तो वक्त आने पर काम आ जाता है, हीरे का आप कुछ नहीं कर सकते सजावट के अलावा। तो कहने का मतलब है कि हर कुंडली अपने आप में खास है। प्रकृति ने, परमात्मा ने जिसको भी भेजा है, जो जिम्मेवारी दी है, वो अपने आप में खास है। उसे पूरा अगर आप कर लेते हैं तो आप खास हैं, आपकी कुंडली श्रेष्ठ है। मनोज जोशी जी ने पूछा है, सूर्य और चंद्र की युति हो और सूर्य चंद्र राहु से दृष्ट हो तो क्या परिणाम होगा। सीधी सी बात है, सूर्य और चंद्रमा एक साथ हैं तो यह अमावस्या का दोष हो गया। फिर इन पर अगर कहीं से राहु की दृष्टि पड़ जा रही है तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं जातक के जीवन काल में चंद्रमा के चलते, इस चंद्रमा अमावस्या का दोष के दोष में है, मानसिक अशांति की स्थिति तो थी ही, राहु की दृष्टि पड़ जाने से आत्मविश्वास में भी कमी,
गाहे बगाहे जातक के मान सम्मान में कमी की स्थिति उत्पन्न होगी। मुकेश जोशी जी ने पूछा है, यदि कर्क लग्न की कुंडली में 10वें भाव में सूर्य बुध की युति हो और बुध अस्त और वक्री हो तो उसका फल कैसा रहेगा? सूर्य 18 डिग्री और बुध 20 डिग्री पर है। कर्क लग्न की कुंडली में 10वें भाव में सूर्य बुध की युति यहां मान्य है और यह बुधादित्य योग श्रेष्ठ परिणाम देने वाला है। आपने जैसा कहा कि सूर्य 18 अंश पर और बुध जो है 20 अंश पर है, तो निसंदेह ये बुधादित्य योग है और अस्त होने के बावजूद ये बुध श्रेष्ठ फल देने वाले हैं। नीलेश पुरोहित जी ने पूछा है, मेरी कुंडली में 4 ग्रह नीच के हैं, क्या करूं? मेरा जीवन बेहद खराब हो गया है। पुरोहित साहब, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि अगर आप ये मुझसे पूछते हैं कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से मेरा जीवन खराब हो गया है, तो मैं मान सकता हूं। अगर आप कहते हैं कि धार्मिक दृष्टिकोण से मेरा जीवन खराब हो गया है, तो मैं मान सकता हूं, क्योंकि 4 ग्रह या 3 ग्रह कुंडली में आपने 4 कहा है, 4 ग्रह नीच का होना निसंदेह जातक के आध्यात्मिक विकास को तो वो समाप्त कर देगा। जातक के जीवन काल में आध्यात्मिक विकास नहीं होने वाला है। शास्त्र कहता है कि पूर्व जन्म में ऐसा व्यक्ति जिनकी कुंडली में 3 या 4 ग्रह नीच राशि में हो, आत्महत्या के द्वारा अपनी मृत्यु किए हुए हो, यानी उसने खुद आत्महत्या करके ही अपनी जान दे दी हो और मृत्यु को इसने वर्ण किया हो, तो इस तरह की स्थिति बनती है। लेकिन अगर आप मुझसे ये पूछते हैं कि भौतिक दृष्टिकोण से कैसा रहेगा, तो मैं कहूंगा अत्यंत श्रेष्ठ। ऋषि ज्योतिष के जानकार कहते हैं कि जैसे जन्म कुंडली में 3 या 4 ग्रह उच्च के हों तो कुंडली अत्यंत मजबूत होती है, वैसे ही 3, 4 या 5 ग्रह नीच के हों तो कुंडली और ज्यादा मजबूत होती है। अब जाहिर सी बात है कि ये नीच के ग्रह जातक को उकसाएंगे कि ये न के न प्रकारेण, तुम्हें एक ही काम करना है कि चाहे कुछ भी करके धन लाभ अर्जित करो या कुछ भी करके हासिल करो। तो जितना आपके जीवन में संघर्ष बढ़ रहा है, परेशानी बढ़ रही है, यही परेशानी आपके जीवन काल में सफलता की कुंजी बनेगी। जितना आप परेशान होंगे, जितना आप संघर्ष करेंगे, यही संघर्ष आपकी सफलता का कारण बनेगा। डॉक्टर रवि कुमार जी ने पूछा है, नहीं ये डॉक्टर नहीं है, डी रवि कुमार, डी है। डी रवि कुमार जी ने पूछा है, वृश्चिक लग्न मेष राशि, लग्न में शुक्र केतु और धन भाव में गुरु सूर्य बुध, षष्ठ में चंद्र, सप्तम में राहु और द्वादश में शनि मंगल है। राहु कुंडली में 9वें भाव में गुरु स्वराशि के हुए क्या पुखराज धारण कर सकते हैं? यदि हाँ तो कितने रत्ती का? आपने उम्र नहीं बताया, लेकिन एक सामान्यतया सबके लिए लगभग 7.25 रत्ती का होता है। आप बिल्कुल पुखराज पहन सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत मुझे नहीं दिखाई पड़ती है। मुझे कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ती, आप बड़े प्रेम से पुखराज धारण करिए। और अनिल श्रीवास्तव जी ने पूछा है, कुंभ लग्न की कुंडली में गुरु और शनि अष्टम भाव में हो तो भाग्य उदय कब होगा और कहां होगा और क्या जीवन में संघर्ष ज्यादा होगा? गुरु 6 डिग्री और शनि 9 डिग्री। देखिए कहां और कैसी स्थिति, तो कुंभ लग्न की कुंडली में आपने जैसा कहा कि गुरु और शनि अष्टम भाव में बैठे हैं, तो लग्नेश अष्टमस्थ हैं, अवयोग होगा और शनिदेव का अष्टम में होना जीवन में संघर्ष बहुत ज्यादा होता है। तो अगर आप भाग्योदय केवल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि संघर्ष से मुक्ति मिल जाए, मुझे लगता है गलत तब सवाल पूछ रहे हैं आप। भाग्यपति शुक्र की स्थिति को जरूर देख लीजिएगा, वो किस स्थिति में है। शनिदेव निसंदेह आपको जीवन पर्यंत संघर्ष कराएंगे, इससे आप बाहर नहीं निकल पाएंगे, संघर्ष करना ही पड़ेगा, क्योंकि शनि की दृष्टि यहां से कर्म पर पड़ जाती। तो संघर्ष और निरंतर संघर्ष, तो संघर्ष से आप पीछे मत हटिए। जितना संघर्ष आपके जीवन में रहेगा, इसी संघर्ष से आपका भाग्योदय होगा, इसी संघर्ष से आप भाग्योदय प्राप्त कर सकेंगे। सुशील कोइराला जी ने पूछा है, वृषभ लग्न में शुक्र लग्न के साथ साथ 6वें भाव के भी स्वामी होते हैं, तो क्या वो 6वें भाव पर खराब फल ही देंगे? हाँ बिल्कुल देंगे, अगर जातक चारित्रिक रूप से कमजोर हो, जातक का मुख कमजोर हो, यानी खान पान पर उसको नियंत्रण ना हो, केवल और केवल भोग करता हो। शुक्र षष्ठ भाव के कारक हैं, नुकसानदेह ग्रह नहीं है, लेकिन षष्ठ भाव में उनकी राशि है, और अगर जातक केवल और केवल भोग को चुन लेता है तो वो रोगी हो जाएगा, और रोगी हो जाएगा तो जीवन खराब। लेकिन वृषभ लग्न में जरा कमाल से देखिए कि वृषभ जो राशि, वृषभ का अर्थ बैल, ऐसे लोग अगर खूब मेहनती हों, मेहनत पुरुषार्थ के बल पर ही सब कुछ चाहें, उनके घर परिवार नौकर चाकर उनके सब भोगें, वो भले न भोग पाते हों, कोई दिक्कत नहीं।
तो वो सुखों का भोग ऐसे करें कि उनकी आत्मा यानी उनके बच्चे, उनके परिवार के लोग सुखों का भोग करें, वो तो केवल और केवल पुरुषार्थ करते रहें। तो निसंदेह शुक्र कोई दोष नहीं, कोई बुरा फल नहीं देंगे, कुछ भी कष्ट नहीं देंगे। और ये डॉक्टर अनुराग गुरु हैं, इन्होंने पूछा है, अष्टमेश शनि मृत और युवा राहु से युद्ध और दसम भाव पाप कर्तरी योग में भी है। मिथुन लग्न है और बुध एकादश में वक्री 22 अंश पर सूर्य से युद्ध है। क्या नीलम या नीली धारण करना चाहिए? ये आपने बता दिया होता कि कहाँ बैठे हैं अष्टमेश शनि तो ज़्यादा बेहतर होता। वैसे आपकी अगर कहीं अच्छे भाव में बैठे हैं, अगर अष्टम में तो नहीं बैठे हैं, तो द्वादश में अगर न हो तो आप बिल्कुल शनि का रत्न नीलम धारण कर सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ती है, आप नीलम पहनिए। और ये यशस्वी पाटनी है, इन्होंने पूछा है कि अगर वृश्चिक लग्न में लग्नेश मंगल भाग्य भाव में केतु के साथ व गुरु तीसरे भाव में राहु के साथ, तो क्या गुरु मंगल का नीच भंग होगा? अगर वृश्चिक लग्न में लग्नेश मंगल भाग्य भाव में केतु के साथ, तो भाग्य भाव में कर्क राशि होती है, गुरु तीसरे भाव में राहु के साथ, तो क्या गुरु मंगल का नीच भंग होगा? अच्छा, आपके कहने का मतलब है कि दोनों नीच के ग्रह आमने सामने हो जाएं। ऐसा मैंने सुना था, मैंने भी कहीं सुना था कि कुछ लोग बता रहे थे कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दो नीच के ग्रह आपस में एक दूसरे को देखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अगर आपने वही सूत्र सुना है तो मैंने इसका एक जवाब दिया था एक वीडियो में कि ये तो वैसे ही हो गया कि दो चोर अगर आमने सामने रह रहे हों तो वो साधु हो जाएंगे। दोनों चोरों का घर अगर आमने सामने कर दिया जाए तो वो दोनों साधु हो जाएंगे, और दो साधुओं का घर आमने सामने कर दिया जाए तो वो चोर हो जाएंगे। ये बेतुका नहीं लगता कि दो अगर नीच के घर आमने सामने हो जाए, ग्रह हो जाएं, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वो अच्छा फल देने लगेंगे। वैसे ही तो फिर जवाब ये आ जाएगा कि दो उच्च के घर ग्रह सामने हो जाए तो वो नीच का फल देने लगेंगे। तो ये बेतुका जवाब था, मैंने इसका खंडन किया था, ये गलत था। ऐसा नहीं है साहब, यहाँ नीच भंग नहीं होगा। हाँ, ऐसे अगर आप पूछते हैं जैसे देवगुरु तृतीय भाव में बैठे हैं तो वैसे भी वहाँ नीच भंग होता है। अगर आपका चंद्रमा आपकी किस स्थिति में है ये देखिए, चंद्रमा की स्थिति अगर अच्छी है तो नीच भंग हो जाएगा, लेकिन आमने सामने होने से नीच भंग नहीं होगा। ओम प्रकाश गौड़, इन्होंने पूछा है, संतान भाव में पाप ग्रह और संतान भाव पर पाप ग्रह की दृष्टि, अभी बच्चे आज्ञाकारी हैं, क्या मुझे चिंतित होना चाहिए? ये ओम प्रकाश गौड़ जी ने क्या पूछा है कि संतान भाव में पाप ग्रह और संतान भाव पर पाप ग्रह की दृष्टि, अभी बच्चे आज्ञाकारी हैं, क्या मुझे चिंतित होना चाहिए? आपके प्रश्न पर एक बात याद आ गई, मैंने कहीं ये व्यंग पढ़ा था कि दो दोस्त थे, दोनों के पास, अब कहाँ से कहानी या व्यंग था मुझे याद नहीं आ रहा है कि कहाँ, उनके पास काम नहीं था, दोनों बिछड़ गए, अलग अलग हो गए। देखते ही देखते एक समय के बाद एक दोस्त उसमें से टॉर्च बेचने का काम उसने शुरू किया और लोगों को ये कहता था रात होने वाली है, टॉर्च खरीद कर रख लो इत्यादि, वो कह के लोगों को डरा के टॉर्च बेचता था। और उसमें से दूसरा जो एक दोस्त था वो कथावाचक बन गया और लोगों को अगले जन्म में मर के तुम्हारा क्या होगा तो आज राम नाम जप लो, ये बात बेचता था। दोनों एक बार एक कथा कर रहा था तो उसमें वो जो दूसरा दोस्त टॉर्च बेचता था वो पहुंच गया, उसने देखा, कहा कि काम तो मैं भी वही कर रहा हूं जो ये कर रहा है, बस अंतर यह है कि वो वहां से बैठ के कर रहा है, मैं रोड पर घूम के कर रहा हूं, बेच तो ये भी टॉर्च ही रहा है। कहने का मतलब ये है कि आज तो बच्चे आज्ञाकारी हैं ना, तो डरने की आवश्यकता क्या है? निसंदेह आप जो बातें कह रहे हैं आपने सुना है तभी कह रहे हैं आप सब। पंचम भाव में पापग्रह का होना, पंचम भाव पर पापग्रह की दृष्टि पड़ना बच्चों को कहीं ना कहीं दूर कर देता है, गलत दिशा में भेजने वाला होता है, परंतु कोई जरूरी है, हो सकता है आपने बहुत अच्छे संस्कार आपने पाए हों, वही संस्कार आप अपने बच्चों में डाल रहे हों, तो अभी तो आपके बच्चे छोटे हैं, आज्ञाकारी हैं, उनके अंदर संस्कार डालते रहिए। ग्रह स्थितियां कभी झूठी नहीं होती, वो 100% प्रभावी होती हैं। इसके तरीके बदल सकते हैं। पापग्रह केवल बुरा कराएगा जरूरी नहीं, विच्छेद भी करा देता है। तो आज के इस परिवेश में ज्यादातर बच्चे माँ बाप से विच्छेदात्मक स्थिति में ही दूर रह रहे हैं, तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं और डर के टॉर्च खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं। निश्चिंत रहिए, बच्चे के अंदर संस्कार डालिए। संजना यादव जी ने पूछा है, सप्तम भाव में राहु और गुरु की युति पर मंगल और शनि की दृष्टि है, दाम्पत्य जीवन बेहद खराब है, क्या वैवाहिक जीवन बचेगा? सप्तम भाव में राहु भी है और गुरु भी है, तो गुरु पति के कारक है। संजना यादव आप स्त्री हैं तो राहु यहाँ गुरु हैं, तो गुरु पति के कारक हो गए, राहु के साथ बैठ करके दाम्पत्य खराब कर देंगे।
और आपने कहा ऊपर से मंगल और शनि की दृष्टि है, दोनों की दृष्टि विच्छेदात्मक दृष्टि है। जी बिल्कुल, आपकी बातें तो बता रही हैं कि दाम्पत्य जीवन बेहद खराब और विच्छेद की स्थिति की तरफ जा रहा है। भगवान से प्रार्थना करिए, और मैं एक हमेशा उपाय बताया करता हूँ, गौरी जी के मंदिर में जाकर के शुक्रवार सफ़ेद पुष्प उनको अर्पित करिए, उनसे प्रार्थना करिए ताकि वो दाम्पत्य जीवन सुखद करें। तो यही उपाय करिए। वैसे आपकी जो स्थिति आपने बताई है तो वैवाहिक जीवन टूटने वाला ही बता रहा है। मैत्री ये नाम है, इन्होंने पूछा अगर जन्म कुंडली में लाभ भाव में शनि, अष्टम स्थान में मंगल हो तो इस शनि मंगल परस्पर दृष्टि का क्या फल होगा। अगर लाभ भाव में शनि और अष्टम में मंगल, देखिए अष्टम में मंगल के बारे में आपने सुना होगा, मैंने भी कई बार इसका जिक्र किया है कि अष्टमस्थ मंगल पर शनि की दृष्टि पड़ जाए तो ये चोट चपेट, एक्सीडेंट में, दुर्घटना में मृत्यु कराने वाला होता है। शास्त्र ऐसा कहता है कि ऐसे लोगों की गोली लगने से, एक्सीडेंट में, किसी दुर्घटना में मृत्यु होती है। कहने का मतलब ये कष्टदायी या एक्सीडेंट कराने वाला, दुर्घटना कराने वाला योग है। सावधानी की आवश्यकता है। भोलेनाथ की शरण में रहिए, शिव आराधना करिए ताकि इस तरह की परिस्थिति से, परेशानी से मुक्ति मिले। बरनाली शर्मा जिन्हें पूछा है धनुलग्न और लग्नेश 11वें भाव में, लाभ भाव में, और उन पर मंगल की दृष्टि है, क्या मैं पुखराज पहन सकता हूं। अच्छा, धनुलग्न और लग्नेश 11वें भाव में, देवगुरु, उन पर मंगल की दृष्टि, तो तुला, वृश्चिक, धनु, तुला राशि होगी वहां पर। अगर शुक्र के साथ देवगुरु की तात्कालिक मित्रता बनती है, ये आपको मैंने तात्कालिक मैत्री बताया हुआ है, अगर तात्कालिक मैत्री वाली स्थिति है, यानी आपकी जन्म कुंडली में देवगुरु कहाँ बैठे हैं, तो 11वें भाव में बैठे हैं, तो अगर आपका शुक्र जन्म कुंडली के अष्टम, नवम, दसम या द्वादश लग्न या द्वितीय भाव में बैठा हुआ है तो आप बड़े प्रेम से पुखराज पहन सकते हैं। वैशाखी डे, इन्होंने पूछा है कि अगर तुला लग्न की कुंडली में शुक्र 16 डिग्री 8वें घर में रोहिणी नक्षत्र में वृष राशि में हो तब विवाहित जीवन में क्या समस्या रहेगी। तुला लग्न की कुंडली में शुक्र 16 डिग्री 8वें घर में रोहिणी नक्षत्र में, चंद्रमा का नक्षत्र है, वृषभ राशि में हो तो वैवाहिक जीवन में क्या समस्या रहेगी। आप अगर स्त्री हैं तो शुक्र से यहाँ कोई ज़्यादा दिक्कत तो नहीं होती है, दाम्पत्य कारक है शुक्र, अष्टम में होकर के भी ये कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं करेंगे, क्योंकि शुक्र को यहाँ पर लग्नेश होने के चलते और अष्टम में होकर के स्वगृही हैं, कोई अष्टम का दोष नहीं होगा, तो दाम्पत्य जीवन में तो कोई परेशानी नहीं है। हाँ, कोई और कारण उत्पन्न हो रहा हो, जैसे आप वैशाखी नाम लिखिए तो लड़की की कुंडली में गुरु की स्थिति को देखना होगा, तब जाकर के कुछ कहा जा सकता है, वैसे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ती। विजय कुमार जी ने पूछा है शनि 6वें भाव में और गुरु नीच के होकर 8वें भाव में तो उसकी आयु कम होगी। शनि 6वें भाव में और गुरु नीच के होकर के 8वें भाव में, यानी आपका कहना है कि मकर, कुंभ, मीन, तुला लग्न की, मिथुन लग्न की कुंडली है तो शनि 6वें भाव में और गुरु नीच के होकर के 8वें भाव में, देवगुरु की, शनिदेव की दृष्टि अष्टम पर है तो ये आयु की सुरक्षा करने वाले होते हैं। यहाँ 3 पॉइंट पर नजर डालिएगा। लग्नेश की स्थिति, शनिदेव अपने ही घर को देख करके आयु वृद्धि कर देंगे, और शनिदेव के अंश को देख लीजिएगा, और 8वें से 8वां यानी जन्म कुंडली के तीसरे भाव यानी सूर्य की स्थिति को देख लीजिएगा। इन सबों की स्थिति को देख करके तभी आयु तय होगी। यहाँ आयु को लेकर के कोई बस चिंता नहीं, कोई परेशानी नहीं है। श्रद्धा दुबे जिन्हें पूछा है कि कर्क लग्न की कुंडली है और कर्क लग्न की कुंडली में अगर चंद्रमा नीच राशि में हो और चंद्रदेव की ही महादशा चले तो क्या मृत्यु का भय होता है या आयु पर भी कोई संकट है। अगर किसी बच्चे के लिए आप ये पूछ रही हैं, जैसे जन्म लिए हुए 1-2 साल के बच्चे के लिए, तो हाँ, ये वहां पर मारक स्थिति बनती है। लेकिन अगर आप बच्चे के लिए नहीं पूछ रही तो नहीं, ऐसी चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। इस अवस्था में मानसिक अशांति, स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी, चिंता थोड़ी बनेगी, लेकिन आयु पर कोई खतरा नहीं है। बच्चे की कुंडली है तो ये अरिष्ट है, वहां ध्यान रखना होगा, वहां बात बदल जाएगी, वहां चंद्रमा मारक बनते हैं लग्नेश होकर के भी। अभय सैनी जी ने पूछा है कर्क लग्न की कुंडली में चंद्रमा 6वें भाव में 4 डिग्री के हैं और राहु 8 डिग्री के हैं तो क्या ग्रहण दोष मान्य है। कर्क लग्न की कुंडली में चंद्रमा 6वें भाव में 4 डिग्री और राहु 8 डिग्री, जी हाँ बिल्कुल, चंद्रमा 4 डिग्री पीछे है राहु से, 100% ग्रहण दोष मान्य है, ये मानसिक अशांति भी देगा। शैली कपूर जी ने पूछा है कर्क लग्न की कुंडली में मंगल 6वें और शनि 12वें हैं, दृष्टि संबंध कृपया मार्गदर्शन करें। कर्क लग्न की कुंडली में मंगल 6वें और शनि 12वें, यहां भी चोट चपेट एक्सीडेंट की ही स्थिति बनती है। हालांकि ये ऑन द स्पॉट मृत्यु की बात तो नहीं करती, लेकिन ये भी जीवन काल में चोट चपेट, एक्सीडेंट, दुर्घटना, कोर्ट कचहरी की स्थिति, जलना,
जलने के कारण पैसा माने व्यर्थ के पैसे बर्बाद होना जीवन में, तरह तरह की परेशानियों में, ऋण में फंस करके, कोर्ट कचहरी के चक्कर में, यानी मुसीबतों की बात को ही यह दर्शा रहा है। सावधानी जरूरी है। एम राणा जी ने पूछा है, मेष लग्न की कुंडली में लग्नेश अगर बुध उच्च के साथ, मेष लग्न की कुंडली में लग्नेश अगर बुध जो कि उच्च के हैं के साथ छठवें घर में बैठे हों तो मंगल कारक का रत्न यहां धारण कर सकते हैं। देखिए, मंगल अगर यहां पर बुध की बात करें तो बुध निसंदेह स्वगृही हैं और मंगल लग्नपति बनकर के षष्ठ में। जरा दोनों की डिग्री पहले एक बार देख लीजिए, किसकी डिग्री ज्यादा है, यह देखना अत्यंत आवश्यक है। यहां मैं बता दूं कि रत्न धारण करने से विचार करना होगा कि कहीं उग्रता, परेशानी, स्वास्थ्य में परेशानी, त्वचाजन्य रोग की शिकायत न होने लगे। तो मुझे लगता है कि रत्न की जगह पहले तो अंश दोनों का देखना होगा, पूजा पाठ ज़्यादा बेहतर होगा। आप मंगल के रत्न की जगह पूजा पाठ करिए, लाल चंदन लगाइए, वो ज़्यादा अच्छा होगा। ज़्यादा रत्न पहनने की इच्छा है तो उसके जगह एक तांबे की अंगूठी अवश्य आप दाहिने हाथ के नामिका में धारण कर लें। बाकी रत्न ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। ऐश्वर्या शर्मा जी ने पूछा है, लग्नेश भाग्य भाव में और भाग्येश लग्न में किंतु विषयोग बना है और लग्नेश अस्त हैं सूर्य के साथ, क्या इससे मेरी शिक्षा बाधित होगी? लग्नेश सब कुछ होते हैं तो शिक्षा क्यों, पूरी जिंदगी बाधित हो जाती है इससे। आपका कहना है कि लग्नेश भाग्य भाव में और भाग्येश लग्न में है, ये स्थिति परिवर्तन की बहुत अच्छी है। विषयोग होने से मानसिक अशांति और परेशानी होगी। लग्नेश के अस्त होने से भी एक समस्या होगी। कहीं ना कहीं जातक के व्यक्तित्व का जो विकास होना चाहिए वो कम होगा। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, कम होगा। कई बार मैंने बताया है, तत्व थोड़ा कम होगा तो कहीं ना कहीं रिजल्ट कमजोर होगा, तो उसको मजबूत करने का प्रयास किया जा सकता है। उनसे संबंधित चीजों का भक्षण करके, संबंधित वस्त्र धारण करके उनको बलवान करिए। सतीश वर्मा जी ने पूछा है, कुंडली कन्या लग्न की है और उसमें 9वें घर में चंद्र हैं, तो क्या मेरी राशि वृषभ हुई? कृपया बताएं मेरी वृषभ राशि है या कन्या राशि? कुंडली कन्या लग्न की है, उसमें 9वें घर में चंद्रमा है, तो क्या मेरी राशि वृषभ होगी? जी बिल्कुल वृषभ राशि होगी। जब लग्न ही आपने खुद ही कहा है कि लग्न कन्या है, तो जब आप उसको लग्न कह रहे हैं तो राशि का क्या मतलब है? तो आपका लग्न जो है कन्या और राशि आपकी जो है वृषभ ही होगी। मोनिल राजपूत जी ने पूछा है, मेरी मकर लग्न की कुंडली है और सिंह राशि है। शनि मेरी कुंडली में वक्री होकर के बाल अवस्था में छठे भाव में स्थित हैं, परंतु चरित चक्र में पंचम भाव का फल दे रहे हैं, वहीं नवमांश में उच्च के हैं। क्या मैं नीलम धारण कर सकता हूं? मेरी मकर लग्न की कुंडली और सिंह राशि, शनि मेरी कुंडली में वक्री बाल अवस्था में छठवें भाव में बैठे हैं। ठीक है, तो आपको अगर नीलम धारण करना है तो मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन तो कर सकते हैं। नीलम धारण करने से कोई दिक्कत नहीं है, परंतु मैं सलाह दूंगा पहले एक बार नीली ट्राई करिए और नीली ट्राई करने के बाद ही आप नीलम धारण करिएगा। वैसे नीलम मैं मना नहीं कर रहा हूं, पहन सकते हैं, परंतु नीली एक बार ट्राई कर लीजिएगा। और विजय घीके, ऐसा ही नाम है, विजय, जिन्होंने पूछा है कि मिथुन लग्न में बृहस्पति देव नीच के होकर के अष्टमेश हैं, क्या पुखराज पहनना चाहिए? अष्टम में है, अष्टमेश नहीं हो सकते, अष्टम में है। बुध भाग्य भाव में 16 डिग्री में है और सूर्य के साथ, नहीं, सवाल ही नहीं उठता। पुखराज तो इस लग्न में पहनने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अचल शुक्ला जी ने पूछा है, मेरी पोती की कुंडली में गुरु 9वें भाव में है लेकिन केतु के साथ युति है, इसका क्या फल होगा? इसका केंद्र रिक्त है, कृपा करके दोनों ही स्थितियों का फल बताने की कृपा करें। केंद्र रिक्त होने के बारे में बताया है मैंने, कुंडली थोड़ी कमजोर हो जाती है। अब आपने कहा कि पोती की कुंडली में गुरु 9वें भाव में है लेकिन केतु के साथ है। जरा सा मुझे लग्न का पता होता तो और अच्छा होता, लेकिन केतु गुरु के बल को बली करने वाले हैं। अब ये देखना होगा कि गुरु किस राशि में बैठे हैं। गुरु भाग्य भाव में है, चाहे राशि कोई भी हो, ये तो तय हुआ कि ये जातिका भाग्यवान होगी। केतु अगर गुरु अच्छी स्थिति में हो, जिसकी राशि में बैठे हों, उसका राशिपति बली हो, तो गुरु के बल को केतु बढ़ाएंगे। केंद्र खाली होने से जो कमजोरी है वो खत्म तो नहीं की जा सकती, लेकिन गुरु उसकी पूर्ति अवश्य करेंगे। और एक और प्रश्न है विकी मिश्रा जी का, इन्होंने पूछा है, वृश्चिक लग्न की कुंडली में मंगल 10वें और शनि 4थे भाव में, अर्थात दोनों की दृष्टि लग्न पर है, क्या प्रभाव होगा? ये जीवन को बड़ी मुश्किल में डाल देते हैं। मंगल धैर्य लेने नहीं देते और शनि कोई कार्य वक्त पर होने नहीं देते, तो जातक के जीवन काल में एक अलग तरह की परेशानी शुरू कर देते हैं। एक अलग तरह की चिंता जातक के जीवन में शुरू हो जाती है, एक अलग ही संघर्ष जातक के जीवन में देखने को मिलता है। हर कार्य में इधर विलंब शनि कराएंगे और मंगल हर मामले में जल्दबाजी, तो दिक्कत तो आती ही आती है। हालांकि ऐसे जातक बहुत तेज दिमाग के टेक्निकल माइंडेड होते हैं,
परंतु यहाँ पर कहीं ना कहीं इतना सब कुछ तेज होने के बावजूद उनको परेशान होना पड़ता है, धैर्य की कमी। और शनिदेव बार बार यही सीख आपको दे रहे हैं कि धैर्य लाओ। घर में भी थोड़ा कलह का वातावरण होता रहता है, माता पिता से भी खटपट, इनकी सेहत में भी परेशानी, माँ के जोड़ों में दर्द, पिता के साथ मतभेद इत्यादि तो होता है। कार्यस्थल पर हैं तो बॉस के साथ परेशानी रहती है, तो थोड़ी दिक्कत, थोड़ी परेशानी यहाँ रहेगी। तो प्रिय दर्शकों, इतने ही प्रश्नों को लेकर आज मैं आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ था। आप भी अपने प्रश्न नित्य निरंतर जिस भी वीडियो को आप देख रहे हो, अगर आपके मन में कोई प्रश्न उत्पन्न हो रहा है वहीं पर लिख दीजिए और चुनाव वहीं से हो जाएगा। बाकी ज्योतिष जिज्ञासा का कार्यक्रम हो ही रहा है, इसमें आपके सवालों के जवाब लेकर के मैं उपस्थित हो जाया करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।